बाय नीड ऑफ क्रूड ऑयल, ये बात तो हम सब जानते आए हैं, लेकिन पिछले एक दशक में जो यूएस का कंट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू शेल गैस एंड क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, तो लगभग इतना है कि जैसे कि ऑयल मार्केट में आपने एक नया वेनेजुएला ऐड कर दिया हो। तो अगर ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं तो इसका मतलब है कि अब यूएस जो है एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया है। और स्पेशली इस बैकड्रॉप में इसको समझिए कि रशिया से जो ऑयल आ रहा था यूरोपियन मार्केट में, सैंक्शंस की वजह से वो तो स्टॉप हुआ है, अल्टरनेटिव रूट्स के थ्रू कुछ कुछ सप्लाई जा रही है। तो अब यूरोपियन मार्केट की जो नीड है क्रूड ऑयल की, उसको सप्लाई कौन कर रहा है? तो वहां पर हम ह्यूस्टन से निकलने वाले कार्गोज, जो ऑयल फील्ड कार्गोज हैं, वो इसमें एक मेजर रोल निभा रहे हैं। तो बेसिकली यूएस एक तरीके से ऐसा कह रहा है कि देखो, अगर हमने सैंक्शंस के लिए प्रेशराइज किया था तो उसके बाद जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं तो उसकी भी जिम्मेदारी हम लेने के लिए तैयार है ना। और बाकी रही ये ओपेक देशों की बात, यानी कि वो देश जो कि कंट्रोल करते हैं मेजर ऑयल सप्लाईज पे। मेजर ऑयल सप्लाई मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, बट वी नीड टू गेट इनटू द स्पेसिफिक्स, क्योंकि यहां से एक अच्छा ट्रैप क्वेश्चन बन सकता है। अभी मैं बात करूंगा उस पर। अगर सीधी से एक स्टेटमेंट आ जाए कि व्हेन इट कम्स टू ओपेक नेशंस, राइट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो दे कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन। तो बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? बताइए, कमेंट्स में बताइए आप। तो मैं आपको यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, ओपेक कंट्रीज अगर कार्टेल की तरह काम करें, क्योंकि कार्टेल वर्ड जो है पॉपुलर जो किया वेस्टर्न मीडिया ने, कहा कि यार ये जो देश हैं, जैसे कि ये फाउंडिंग देश, फॉर एग्जांपल इराक, कुवैत, सऊदी, वेनेजुएला, ईरान, और इसमें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सऊदी। और सऊदी इतना बड़ा प्रोड्यूसर है कि जो सेकंड नंबर पर है ओपेक में, इराक सेकंड है, उससे डबल प्रोडक्शन सऊदी करता है। तो सऊदी एक मेजर प्लेयर हुआ। और आप बताइए कि सऊदी की सिक्योरिटी के लिए आपको नहीं लगता कि मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स है उसमें यूएस का फोकल पॉइंट रहा है सऊदी? यानी कि सऊदी वर्सेस ईरान, सऊदी वर्सेस इराक, सऊदी वर्सेस यमन, हर जगह सऊदी के पीछे खड़ा है यूएस। तो सऊदी विल बी लाइक यार, हमारी सिक्योरिटी का जिम्मा यूएस ने लिया हुआ है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग थियरी है यहां पर जियोपॉलिटिक्स की, कि कहने के लिए कहा जाता है कि देखो, यूएस जो है वो जिम्मेदारी लेता है वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने की, राइट, लेकिन जब सऊदी की बात आती है तो वो डेमोक्रेसी की बात नहीं करता। कारण, क्योंकि यार ये थियरी जो होती है ये रियल पॉलिटिक के लिए होती है। कहने का मतलब है कि सऊदी में अगर जिस तरीके से अल सऊद चलता आ रहा है, उनकी डायनेस्टी चलती आ रही, चलती रहे, वही यूएस के फेवर में रहा है। तो यूएस सऊदी को एज एन एक्सेप्शन ट्रीट करता है, बाकी जगह डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करने के लिए इंटरवीन करता है। लेकिन मुद्दा इस वीडियो का ये है, अगर सऊदी यूएस के हिसाब से ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं रहा, कर्ब करने की बात कर रहा था, तो ऐसे में अगर लिमिट करेगा ऑयल का प्रोडक्शन सऊदी और बाकी देशों पे भी इन्फ्लुएंस करेगा, तो इससे तो मार्केट में ऑयल की सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तो ऑलरेडी यूरोप की मार्केट खतरे में है आफ्टर दी सैंक्शंस, और ज्यादा प्राइस देना पड़ा तो मुझे बताइए यूरोप को और बाकी देशों को नुकसान होगा कि नहीं होगा? नुकसान होगा। तो एवरीवन इज गोइंग टू से यार यूएस तुम क्या कर रहे हो, यूनिलेटरल सैंक्शंस लगा दे रहे हो, हम सबकी नहीं सोच रहे हो। तो यूएस वाज बैकिंग ऑन दिस फैक्ट कि यार ये ओपेक और ओपेक प्लस नेशंस, क्योंकि 10 और नेशंस जो ऐड हुए, इन सबको मैं मैनेज करूंगा, क्योंकि इन सबको किसी को सिक्योरिटी के लिए, किसी को इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी को डिप्लोमेटिक सपोर्ट के लिए मेरी जरूरत है। 13 कंट्रीज, ये लिस्ट है आपके सामने। तो हर एक जो ओपेक कंट्री है वो एक वोट की पावर रखता है, और अगर नया मेंबर ऐड होना होता है तो उसके लिए 3/4 मेंबर्स के सपोर्ट की जरूरत होती है, इंक्लूडिंग वोट ऑफ फाउंडिंग मेंबर्स। फाउंडिंग मेंबर्स की लिस्ट मैंने आपको भी दिखाई थी, राइट। अगर एक छोटा सा ऐसी एक मैं क्वेश्चन बनाऊं प्रीलिम सेंट्रिक की ओपेक नेशंस की बात करें, तो यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स ओपेक नेशंस के आर कंसेंट्रेटेड इन, ठीक है, या कह दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैव मेंबर्स ऑफ ओपेक, क्योंकि भाई मैंने आपके सामने लिस्ट दे दी, ठीक है। तो आपसे कहा जाए कि मिडिल ईस्ट, मतलब कॉन्टिनेंट की नहीं, एरिया की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मिडिल ईस्टर्न एरिया, अफ्रीका, और आपका साउथ अमेरिका, और यूरोप, और नदर्न अमेरिका, सब कुछ ही डाल दिया। अब आपसे कहेगा 1 और 2, 1 2 3 इस तरीके से आपको बनाना होगा।
तो कई बच्चे देखेंगे यार अच्छा ओपेक का हेडक्वार्टर देख रहे हैं, ओहो ये तो वियना में ऑस्ट्रिया में, तो यानी कि कुछ ना कुछ यूरोपियन वाला भी होना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पर कोई यूरोपियन देश दिख रहा है क्या पूरी लिस्ट में? नहीं। अगर आप देखोगे तो आपको 3 रीजन से ओपेक के मेंबर्स दिखेंगे, एक मिडिल ईस्ट है, एक अफ्रीका है और एक सदर्न अमेरिका है। आप कहेंगे सदर्न अमेरिका से कौन? अरे भाई साहब ये देखो वेनेजुएला दिख तो रहा आपको यहाँ पे, राइट, इक्वाडोर, राइट। तो ये तो आपको फैक्ट वाली बात है, पता लग गई। तो जब सऊदी ओपेक में मेजॉरिटी ऑयल प्रोड्यूसर है तो उसका प्रभाव ओपेक ग्रुपिंग पर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इस वजह से मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स, गल्फ की पॉलिटिक्स में यूएस हमेशा से ऐसे समीकरण बनाकर रखता है जिससे कि सऊदी जो है यूएस के लिए, मतलब सऊदी जो है वो यूएस की तरफ टिल्ट रहे, राइट। लेकिन रीसेंट जो ट्रेंड है उसमें कुछ चेंजेस देखे गए हैं अंडर द प्रेजेंट लीडर एमबीएस। तो जो ओपेक है उसका अगर हम ग्लोबल क्रूड का अगर हम शेयर देखें तो 28% है, राइट। तो अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने कहा यार 50% से ज़्यादा जो है ग्लोबल क्रूड का शेयर है वो ओपेक से आता है। तो कई लोग लगे यार ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम, तो लगता है कि यार यही करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक। और सऊदी अरब उसमें से 34% है, सेकंड वाले से डबल है। सेकंड पे कौन है? इराक है, ठीक है। कुछ बेसिक फैक्ट्स वाली पार्ट हो गए। अब ओपेक काम कैसे करता है? ये क्या करता है? मेंबर नेशंस को सप्लाई कोटा देता है। सप्लाई कोटा का मतलब है, कहता है कि देखो भाई लिमिटेड रिसोर्स है क्रूड ऑयल, है ना, तो ऐसा करते हैं कि लगभग इतना ही हम ऑयल जो है एक्सपोर्ट करेंगे। अगर हम सब एक कंसेंसस के बेसिस पर डिसाइड कर लें कि इतने मिलियन बैरल ही हम एक्सपोर्ट करेंगे इस मंथ, तो ऐसे में मार्केट में जो टोटल ऑयल आएगा उसमें हम एक अपना इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं। और अगर हम अपने इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं तो प्राइस को फ्लक्चुएट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं? करा सकते हैं। अगर लिमिटेड ऑयल की सप्लाई होगी तो कम ऑयल प्रोड्यूस करके भी आप ज्यादा रेवेन्यू कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते हो? कमा सकते हो। लेकिन मुद्दा यहां पर यह है कि कुछ जो छोटे देश हैं ओपेक के, वो कहेंगे कि यार सऊदी तुम तो बड़े देश हो, रिच देश हो, लेकिन हमें तो भाई हमारा जो क्रूड ऑयल की क्वालिटी है वो अलग है। हमारी क्वालिटी, हमारा जो, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भले ही ज़्यादा हो लेकिन हमारी क्वालिटी थोड़ा कम है और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो हमें भाई सप्लाई के लिए थोड़ा एक्सटेंड करो सप्लाई कोटा, जैसे कि वेनेजुएला। तो कहेंगे ठीक है भाई तुम थोड़ा एक्सटेंड करा लो, राइट। तो इस तरीके से वर्क करता है, तो वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो देश देख रहे हैं आप, ये नॉन ओपेक कंट्रीज हैं, बट नॉन ओपेक कंट्रीज एडिंग देयर ऑयल प्रोडक्शन पावर इनटू द पावर ऑफ ओपेक कंट्रीज, इसको हम कहते हैं ओपेक प्लस। तो यहाँ पर आपको रशिया दिख रहा होगा, राइट, 10.3%। अगर हम इस टोटल 2022 के ऑयल प्रोडक्शन के चार्ट को देखें, और सऊदी 10.4। मैं इसको हाईलाइट इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन कोशिश करता है आपसे पूछने की कि भाई पूरी दुनिया जो है ये ऑयल सप्लाई में क्या फ्लक्चुएशन होगा, इसको देख रही थी। रशिया का ऑयल प्रोडक्शन सबके सामने चर्चा में था। इंडिया वाज बाइंग हेविली, राइट, डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो वो पूछ लेगा कि यार रशिया और सऊदी में रशियाज ऑयल प्रोडक्शन आउट ऑफ द टोटल ऑयल प्रोडक्शन, उसका क्या स्टेटस है इन कंपैरिजन टू सऊदी। तो हमें एक रिलेटिव अंदाजा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फैक्चुअल 1-1.3, क्योंकि वो वेरी कर सकता है। जैसे मैं भी यूएसए का ही आपको बता रहा था कि मतलब पिछले 10 सालों में इतना प्रोडक्शन में जंप आ गया है, पिछले क्वार्टर में प्रोडक्शन का स्टीप जंप है। अभी मैं बताऊंगा वो भी कैसे आया, इंटरेस्टिंग बात तो वही है, राइट। लेकिन ये थोड़ा सा आपको अंदाजा यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो नॉन ओपेक कंट्रीज जिन्होंने ओपेक को ज्वाइन किया, जिसकी वजह से ओपेक प्लस बन गया, वो कौन है? रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, मलेशिया, मैक्सिको, बहरीन, ब्रुनेई, ओमान, सूडान और साउथ सूडान। ओपेक प्लस के सप्लाई एग्रीमेंट्स हुए हैं और ये एग्रीमेंट इंप्लीमेंट कैसे होते हैं? कंसेंसस के बेसिस पे होते हैं। तो एक तरीके से रशिया और ये जो ब्लॉक है ये कह रहा है कि भाई आप जो है इस तरीके, इस वजह से मिलकर चलते हो क्योंकि भाई हमारे पास लिमिटेड फॉसिल फ्यूल है, ये तो खत्म हो जाना है। तो अगर हम कंसर्टेड वे में सप्लाई को मैनेज करेंगे वर्ल्ड की, तो हम मीनिंगफुल प्राइस हासिल कर सकेंगे। आप कहेंगे सर अगर इसके बिना ना चले तो ना चलो इसके बिना, लेकिन दूसरों का भी नुकसान कराओगे, अपना भी। इनके हिसाब से तो ऐसा ही होगा ना। मान लो रशिया के सैंक्शंस नहीं लगे होते, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात करें, वो अपने प्रोडक्शन को गए यार इस साल तो मैं बम्पर प्रोडक्शन करूंगा और सप्लाई ही सप्लाई कर दूंगा और पैसा का पैसा कमा लूंगा। हो सकता है रशिया का नुकसान हो जाए उससे। ऐसा क्यों? आपने बम्पर सप्लाई कर दी, प्रोडक्शन बम्पर किया और सप्लाई कर दिया ओपन मार्केट में,
तो भाई साहब सप्लाई ज़्यादा होगी तो प्राइस डिप होगा कि नहीं होगा? और अगर प्राइस डिप होगा तो अपना तो नुकसान कराओगे ही, ज़्यादा मेहनत करी, ज़्यादा प्रोडक्शन करा, ज़्यादा सप्लाई करी, औरों का भी नुकसान कराओगे। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस जो है वो कंसर्टेड वे में काम करने की सोचते हैं। क्लियर हुई ये बात? राइट, कंसर्टेड वे में काम करने की सोचते हैं। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्या इसमें ओपेक प्लस में कहीं पर भी आपको यूएसए दिख रहा है, कनाडा दिख रहा है, नीदरलैंड दिख रहा है, साउथ कोरिया दिख रहा है? मतलब ये नहीं दिखेंगे आपको। आप कहेंगे यूएसए का जिक्र क्यों करा आपने? क्योंकि यूएसए अब मेजर ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है, राइट, वन ऑफ द मेजर। और शेल गैस का प्रोडक्शन जब से उसने बढ़ाया है तो उसके बाद से उसने इस ऑयल मार्केट में चेंजेस लाए हैं। आप कहेंगे सर एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे बात समझ में नहीं आई। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मैं कहूं कि यूएस का जो ऑयल प्रोडक्शन है, जो क्रूड है, वो इंडिया भी खरीदता है, तो शायद कुछ लोग कहें सर इंडिया को क्या जरूरत है, यूएस से इतनी दूर से हम कहाँ खरीदेंगे, पास में हमारे इराक है, ईरान है, सऊदी है, यहाँ ऑयल की कमी थोड़ा है, इनसे खरीदेंगे, यूएस से क्यों खरीदेंगे? लेकिन अगर यूएस के टोटल मैं ऑयल एक्सपोर्ट की बात करूं तो लमसम 9% पता है किसको किसको बेचता है? इंडिया को बेचता है, राइट। और अब थोड़ा सा लिंक करिएगा कि भाई इराक, ईरान, और ईरान से स्टेप बैक करने की बात थी कि भाई इंडिया अपना प्रोडक्शन कम करो, तो यूएस अपना प्रोडक्शन हमने वहां से कम किया, तो आपको नहीं लगता कि यूएसए ने अपनी एक मार्केट बना ली? आज वो एक मेजर जो अपना जो सप्लाई करता है, साउथ कोरिया को करता है, इंडिया को करता है, नीदरलैंड को करता है, कनाडा को करता है, यूके को करता है, और यूरोप के छोटे छोटे और देशों को भी सप्लाई करता है। लेकिन यहां पर मेजर कंजप्शन हो रहा है जिन देशों के मैंने आपको नाम दिए। अब ओपेक वर्सेस यूएसए, 1970s से ही हम ओपेक वर्सेस यूएसए ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉमन फ्रेज देखते आए हैं। मतलब क्या है? यूएसए का कहना है कि ये सब मिलकर ना ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस ये कार्टेल बना लेते हैं जिससे ये ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? अगर इन्होंने सप्लाई को कम कर दिया, प्राइस बढ़ जाएंगे, और प्राइस बढ़ जाएंगे तो यूएसए और अदर देशों में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, तो इन पर तय करता है। और यूएसए का हमेशा कहना है जिन पर आप निर्भर हो वहां पर अपने स्टेक्स हाई रखो, वहां की कंपनीज में इन्वेस्ट करो। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, सऊदी, ओमान, कतर, इन सभी देशों में जो जब ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, इंक्लूडिंग ईरान, तो यहाँ पर इनके पास रिसोर्सेज तो थे लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी। यूएसए और यूरोपियन कंपनीज ने कहा टेंशन क्यों लेते हो, टेक्नोलॉजी हमारे पास, पैसा हमारे पास, रिसोर्सेज आपके, पैसा आप भी कमाओगे, हम भी कमाएंगे। तो इस तरीके से शुरुआती फेज में यहाँ पर इंटरवेंशन रहा। लेकिन वर्सेस कब होता है? जब किसी को अपनी वैल्यू पता लग जाती है, तो वो पहले जो किसी का पार्टनर होता है फिर वो वर्सेस हो जाता है। तो इसी वजह से 1970s में हमने एक मेजर ट्रेंड में चेंज देखा। चाहे आप ईरान का एग्जांपल देख लीजिए, ईरान की जियोपॉलिटिक्स में देखिए, 1979 में हम देख रहे हैं कि ईरान में भी एक चेंज आता है, रिवोल्यूशन आ जाता है। रिवोल्यूशन से पहले का समय क्या था? वहाँ पर जो उनके प्रधानमंत्री थे वो कह रहे थे कि भाई ये जो बाहर की कंपनीज है इन्होंने हमें हमारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बट ड्यू बेनिफिट जो है हमें नहीं मिल रहा है। उससे पहले की जो सरकारें थी, शाह रज़ा पहलवी, तो वो कह रहे थे कि तुम यूएसए की पपेट की तरह हो, अल्टीमेटली ईरान का नुकसान हुआ है। जो बाहर की कंपनियां, यूएस कंपनी और यूरोपियन कंपनी, इनको आपने अपने देश के रिसोर्स को बहुत सस्ते में बेच दिया, मेजर प्रॉफिट तो ये कमा रहे हैं। तो जब ये चेंज होने लगा ट्रेंड, सिमिलर ट्रेंड हमने कतर में भी चेंज होते देखा। तो कतर में क्या हुआ? उन्होंने कहा हम नेशनलाइज कर रहे हैं जी, हम अपनी कंपनी बना रहे हैं, अपनी कंपनी एक्सट्रैक्ट करेगी, बहुत हो गया आपकी कंपनी का, अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपसे कुछ सर्विसेज ले ली होंगी, उसका आपको पैसा मिल जाएगा। तो ऐसे में यानी कि यूएस और यूरोप की मेजर कंपनीज के जो स्टेक्स हैं अब वो चेंज हो रहे थे। तो अब कैसे कंट्रोल करें यहाँ पर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को? तो ऐसे में यहाँ पर कुछ खतरा पैदा करो और फिर अपने सिक्योरिटी बेसिस को वहाँ पर दो, कहो कि भाई हमारी सुरक्षा की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो आतंकवाद का खतरा है। बताओ, ऑयल रिफाइनरी आज, ये ऑयल वेल आज चल रहा है, कल ना चल पाए तो इस वजह से हमने देखा कि सीआईए को पर आरोप लगे कि सीआईए ने कोवर्ट ऑप्स के थ्रू नदर्न अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, इन सब एरियाज में अपने इंटरवेंशन को इस फेज में बढ़ाया। और क्या नाम दिया कि भाई ये यूएसए के और वर्ल्ड के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, अब आप कहेंगे कि सर यूएस अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग है तो यूएस भी ओपेक प्लस में शामिल हो जाता, वो क्यों नहीं हुआ? यूएस ने कहा देखो हम फंडामेंटली डिफरेंट है। कैसे? उन्होंने कहा कि देखो जो हमारी कंपनीज है ना, वहाँ पर एंटी ट्रस्ट प्रोविजंस लगते हैं, यानी कि जो ओपेक जो नेशंस हैं दे कोल्यूड, their companies collude to actually decide how much
सप्लाई इज गोइंग टू हैपन, हाउ दे आर गोइंग टू शेप द प्राइस। लेकिन यूएस कहता है हमारे एंटी ट्रस्ट लॉज हैं। मतलब क्या है, हमारे यहाँ कोई अगर ऐसे मर्जर एक्विजिशंस हो रहे हैं जिससे कि मार्केट में जो मोनोपोली बन सकती है किसी कंपनी की, तो यूएस ऐसी मोनोपोली को बनने नहीं देता। तो उनका कहना है कि भाई हम तो फेयर कंपटीशन में बिलीव रखते हैं, हम तो कंपटीशन में बिलीव रखते हैं, तो वी आर अगेंस्ट दिस कोल्यूशन, ऐसा यूएसए का कहना है। पिछले कुछ समय में अब आया है यूएसए का एक्सपोर्ट बूम। यूएसए ने कहा अच्छा, मतलब हम कह रहे थे यार तुम कोल्यूड मत करो, ऑयल की सप्लाई को बढ़ा दो, दुनिया दिक्कत में, तुम मान नहीं रहे थे, तुम अपनी अपनी सोच रहे थे। तो यूएसए ने कहा हमने खुद अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। जैसे एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन EIA ने एक ग्राफ शो किया अपनी वेबसाइट पे, वो कह रहे हैं कि 19% का जंप है एक साल में, राइट। और अगर मैं 2022 से 2021 के डेटा को कंपेयर करूं तो करीब 22% का जंप था। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे क्या पता लगी कि जनरली जो ऑयल सेक्टर के एनालिस्ट हैं, अगर उनको जज करना होता था कि यार यूएस की इकोनॉमी से कितना ऑयल प्रोडक्शन इस बार हो सकता है, राइट, शेल गैस प्रोडक्शन कितना हो सकता है, तो वो जज करते थे कि कितने नए ऑयल रिग्स में काम चल रहा है। लेकिन हुआ क्या कि अगर मैं पिछले साल का डेटा बताऊं आपको 2023, क्योंकि अब हम 2024 में हैं, तो 2023 में 20% गिरावट आई इन नंबर ऑफ रिग्स, जो नए रिग्स वहां पर नए, यानी कि नए तेल के कुएं जो खुद रहे थे, उसमें 20% गिरावट थी। तो कई एनालिस्ट ने कहा अरे भाई फिर तो इस बार तो ऑयल प्रोडक्शन जो है यूएस से कम रहेगा, और भाई यूरोप अपना तुम देख लो, क्योंकि सैंक्शंस रशिया पर लग रहे हैं, रशिया का सीधा आप पर ऑयल आ नहीं पा रहा। लेकिन यूएस ने सारे समीकरण को बदल दिया, यूएस ने फिर भी 19% का जंप दिया। तो सबने कहा भाई हाउ दिस हैपेंड। तो पता लगा क्योंकि एक्चुअली ये सारे कितने सारे जो मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, जो 20% धीमा हुआ जो नए रिग्स बनने थे, तो इसकी जगह उन्होंने एफिशिएंसी को बढ़ाया। ऑयल सेक्टर में नई टेक्नोलॉजीज का इंक्लूजन हुआ। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, तो वन कंपनीज चीफ एग्जीक्यूटिव वाज सेइंग कि वी हैव रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ डेज विच आर रिक्वायर्ड टू डू दिस रिगिंग ऑफ ऑयल टू 40%। अगर 40% उन्होंने अपना समय कम कर दिया है किसी तेल के कुएं की खुदाई का, राइट, और फिर उसके बाद फ्रैकिंग वाला प्रोसेस होता है जो इस पूरे फेज में सबसे कठिन प्रोसेस, मतलब कॉस्ट इंटेंसिव होता है। क्योंकि जब मैं शेल गैस कहता हूँ, शेल गैस से ही फिर उसी एरिया से ऑयल निकालने की बात करता हूँ। शेल का मतलब होता है रॉक, राइट, और रॉक में से कैसे निकाल रहे हो भाई गैस, और कैसे निकाल रहे हो फिर फर्दर से आप ऑयल, क्योंकि वही प्रोसेस कि वहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स मौजूद थे, तो आप जो है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करते हैं। तो बेसिकली गैसेस ट्रैप्ड हैं, राइट, फ्यूल ट्रैप्ड है रॉक के बीच में, तो आप उसकी फ्रैक्चरिंग करते हैं। तो कुछ एरिया में रिगिंग, फिर फ्रैक्चरिंग, और उसके थ्रू आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इन्होंने बेटर कर लिया, अपनी टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट कर लिया है, तो इस वजह से अब यहाँ पर मेजर पंप आया है। प्लस गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को लिबरलाइज कर दिया। पहले यूएस की गवर्नमेंट कह रही थी यार हम तो नेट इंपोर्टर हैं, हमें तो बाहर से खरीदना पड़ता है, तो हमारे यहाँ जो प्राइवेट कंपनीज प्रोडक्शन कर रही हैं वो बाहर ना बेचें, अपने देश में ही बेचें, जिससे कि हमारे यहाँ प्राइस स्टेबलाइज रहे। लेकिन यूएस ने कहा यार ये हमने यूनिलेटरल सैंक्शंस का जो इल्ज़ाम लग रहा है कि भाई रशिया पर सैंक्शंस लगवा दिए, उधर ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो ऑयल प्रोड्यूसर, दो बड़े ऑयल प्रोड्यूसर, वहाँ पर तो हमने लिमिट करा दिया ऑयल की सप्लाई, तो फ़ायदा लो। एक तो सीधी सी बात, अब आप एक्सपोर्ट करिए, और एक्सपोर्ट करिए तो इससे आप पैसा भी कमाएंगे, और दूसरा आप ज़्यादा जिम्मेदाराना भी लगेंगे। देखो यार अगर ऑयल प्रोडक्शन कम हुआ तो देखो हमने ऑयल प्रोडक्शन सप्लाई कर दिया है, राइट। 30 मिलियन बैरल्स पर डे, ये एक टॉप मोस्ट रहा था यूएसए का। और अगर जिनको लग रहा हो 13 मिलियन बैरल मतलब क्या, मतलब भाई साहब एक दशक पहले ये 2 मिलियन बैरल पर डे था, तो सोचो कितना बड़ा जंप आया है पर डे के हिसाब से भी, राइट। तो ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है फ्रॉम यूएस, ब्राज़ील, गयाना, ये कंट्रीज हैं अभी वो रिप्लेस कर रहे हैं जो कमी थी। अब यहाँ पर एक एक्सपोर्ट बूम आया है एक तरीके से। अब एक्सपोर्ट बूम क्यों आया है, एक तो आपने सबने सुना ही है, आवश्यकता भाई आविष्कार की जननी है। जब बिल्कुल सिर पर आन पड़ी है बात कि जो ओपेक और ओपेक प्लस नेशंस हैं ये तो मिलकर ऑयल प्रोडक्शन को करेंगे लिमिट, जिससे ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, जिससे आपको भी नुकसान, बाकी को भी नुकसान, तो एफिशिएंसी को तो बेटर करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को बेटर करना पड़ेगा, ऑयल एक्सपोर्ट को आसान करना पड़ेगा। तो ऑयल शॉक, डिमांड सप्लाई, डिमांड में स्पाइक हुआ और ये इकोनॉमिक स्लम्स हुए। तो इकोनॉमिक स्लम से बचना है तो ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक रीज़न कहा जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर एक मेजर पुश हमें मिला। शेल, ये डेटा है 7.79 बैरल्स अ डे 2022 में था, और फिर ये बढ़ गया है। शेल प्रोडक्शन फोरकास्ट टू राइज 9 मिलियन बैरल्स पर डे, बट डेटा इतना रटने
का मतलब, क्योंकि एनालिसिस है ना कि 2024 में भाई ये 9 मिलियन बैरल पर डे हो सकता है, तो आप कहेंगे फिर इस डेटा का मतलब क्या है, पर्पस क्या है? पर्पस है, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, दे एनालाइज दिस डेटा कि अच्छा मतलब इतना प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो जो ये सेक्टर्स हैं, जब इनको इस ऑयल की ज़रूरत होगी तो प्राइस स्टेबल रहेंगे, प्राइस स्टेबल रहेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ सकती है तो यानी कि कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, तो चलो लगा दो पैसा, इस इकोनॉमी में लगा दो पैसा। तो दीज आर द डेटा विच आर रिक्वायर्ड। ये आपको मैंने बता दिया कि एफिशिएंसी को इन्होंने इंप्रूव किया है, राइट। न्यू स्ट्रेटजीज, ये हाईटेक अंडरग्राउंड गियर्स, नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया है, राइट। ये फैक्ट वाली बात है। फ्रैकिंग जो मैंने आपको बताया कि फ्रैकिंग का इस्तेमाल, ध्यान रखिएगा, हाइड्रो फ्रैकिंग की हम बात कर रहे हैं। अब जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या है इसमें? देखिए, जो सैंक्शंस हैं यूक्रेन वॉर के लिए, अभी ऐसा नहीं लग रहा कि वो सैंक्शन जल्दी हटने वाले हैं, क्योंकि ये वॉर कंटिन्यूस चल रहा है। 2024 में हम हैं तो हमें देखना होगा कि ऑयल मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडिया और अदर जो आपके पड़ोसी एशियन देश हैं, वहाँ पर तो ऑयल की सप्लाई रशिया के रूट से आ रही है, लेकिन जो अगर अदर देशों में नहीं जा रही है, तो जो प्रोडक्ट्स हम वहाँ से ले रहे हैं, अगर उनको वहाँ पर महंगा पड़ रहा है बनाना, तो जाहिर सी बात है हम पर हमारा वो वाला एस्पेक्ट जो है ट्रेड का, वो इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। तो बायर जो हैं यूरोप के या एल्सवेयर, दे वांट कि भाई देयर शुड बी सम सस्टेन्ड क्रूड ऑयल सप्लाई। तो यहाँ पर यूएस का इंक्रीज करना एक अल्टरनेटिव प्रोडक्शन हो सकता है, अल्टरनेटिव रास्ता हो सकता है। कुल मिला के बात ये। ओपेक का क्या रिस्पॉन्स है? तो जो सऊदी अरब है और ओपेक प्लस ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, दे वुड लॉन्च ऑयल प्रोडक्शन कट्स। मतलब वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यूएसए, मतलब तुमने हमसे कहा कि ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाएं, हमने कहा भाई हमारा ऑयल हम ना बढ़ाएं, तुम्हें क्या, सीमित हमारा ऑयल है, पैसा हमें इससे ही कमाना है। और अब तुमने अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाकर प्राइस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करी है। हम चाह रहे थे ज़्यादा पैसा कमाना, तुम उसको स्टेबलाइज कर रहे हो, तो चलो हम क्या करते हैं, हम इसको भी कट करते हैं प्रोडक्शन को। कहाँ तक बढ़ा लोगे प्रोडक्शन, और किस किस अल्टरनेटिव को लेकर आओगे अपने साथ, राइट। प्लस इसका इम्पैक्ट गैसोलीन पर पड़ेगा। जो गैसोलीन बेसिकली जो आपका पेट्रोलियम जो आप यूज़ करते हैं अपने व्हीकल्स में, तो जैसे यूएस में वी आर यूजिंग द वर्ड गैसोलीन, तो क्रूड ऑयल उसका लगभग आधा जो कॉस्ट है, जो प्राइस है उसका, वो क्रूड ऑयल से डिसाइड होता है। तो अगर इसका डीप कट्स प्रोडक्शन के अगर सऊदी लगाता है तो और उसके साथ ही देश लगाते हैं, तो इससे फिर प्राइस बढ़ सकता है। प्राइस बढ़ेगा तो भाई सब फ्यूल के प्राइस बढ़ जाएंगे, फ्यूल के प्राइस बढ़ जाएंगे तो मुझे बताइए ट्रांसपोर्टेशन महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो ट्रांसपोर्टेशन से ही आपकी सब्जियां और अदर सामान आता है, वो भी महंगा हो सकता है, राइट। तो यूएस को क्या करना चाहिए? वो कंटिन्यूस एफर्ट करे, शेल गैस डिस्कवरीज में लगा रहे, प्लस इसके साथ साथ जियोपॉलिटिक्स को भी संभाले, ईरान के मुद्दे को रिजॉल्व करे, रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस का रेजोल्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड अनदर इकोनॉमिक स्लम्प। वी आर स्टिल, यू कैन से, हमने एक रिकवरी कर दी है कोविड के बाद से। नाउ डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ यूएस इन ओपेक प्लस डोमिनेटेड ऑयल मार्केट। तो रिलेवेंस तो हुआ है भाई, कंसिडरिंग द प्रोडक्शन दैट यूएस इज इंक्रीज्ड। यहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, शशांक त्यागी फॉर यू, इस टेलीग्राम